everyone, today we are going to discuss menstrual cycle. ठीक है, सो menstrual cycle में सबसे पहले हम देखेंगे उसका ओवरव्यू क्या है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, menstrual cycle की ड्यूरेशन क्या रहेगी, बेसिकली एवरेज ड्यूरेशन देखी जाएगी इसमें। जो एवरेज ड्यूरेशन होती है इस साइकिल की 28 डेज होती है, बट इट कैन वेरी फ्रॉम 21 टू 35 डेज, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू सी द इवेंट्स इन द साइकिल। तो दो तरह के इवेंट्स होते हैं साइकिल में, ओवेरियन और यूटेराइन। ओवेरियन के अंदर आता है फॉलिक्यूलर फेज और ल्यूटियल फेज, और यूट्राइन के अंदर हमारे तीन फेजेस आते हैं। कौन कौन से? मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी। एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ दिस साइकिल। तो अगर हम देखें डेफिनेशन क्या, इट इज द साइकिल ऑफ चेंजेस दैट इन्वॉल्व्स, एक तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आ जाएंगे इसमें, जैसे कौन से हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्राडायोल, ठीक है, जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच, ठीक है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ओवरी और यूट्रस, ठीक है। एवरेज लेंथ ऑफ द साइकिल इज 28 डेज, बट इट में वेरी। तो जो भी चेंजेस आते हैं इस साइकिल में, इट प्रिपेयर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ही ज़रूरी होता है साइकिल, ठीक है। तो यूट्राइन साइकिल में डिवाइडेड है ये, और एक ओवेरियन साइकिल में, ठीक है। तो यू कैन सी क्लासिफिकेशन है। तो जो यूट्राइन साइकिल है इसमें एक तो मेंस्ट्रुएशन वाला फेज आएगा, प्रोलिफरेटिव फेज आता है और सिक्रीटरी फेज आता है। साथ में अगर हम ओवेरियन साइकिल की बात करते हैं तो इसमें दो फेजेस होते हैं, फॉलिक्यूलर फेज और यहाँ इस साइड पे होगा ल्यूटियल फेज। तो ये दोनों फेजेस ही कॉन्करेंटली चल रहे हैं, मतलब आस पास में साथ साथ में ही चल रहे होते हैं, ठीक है, ओवेरियन और यूट्राइन। चेंजेस जो अफेक्ट करते हैं हमारी ओवरी को, दैट आर रेफर टू एज ओवेरियन साइकिल। चेंजेस जिसमें यूट्रस इन्वॉल्व है, दैट इज द यूट्राइन साइकिल। अब ये जो चेंजेस है कोरिलेट भी करेंगे और एक दूसरे को इम्पैक्ट भी करते हैं, और साथ साथ मतलब कॉन्करेंटली हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ओवरीज की, तो अगर हम ये ऐसे स्ट्रक्चर बना ले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, ठीक है, तो यहाँ पे दो ओवरीज है हमारे, ठीक है, दो ओवरीज है, ये फेलोपियन ट्यूब है। पर हर ओवरी में से ऑल्टरनेटिवली एक एग रिलीज होता है ईच मंथ, है ना। मान लो इससे इस हुआ जुलाई में, तो नेक्स्ट मंथ अगस्त में इस वाली ओवरी से होगा, ठीक है। और ये जो होता है फिर फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करते हैं, जहाँ इसको अगर स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइज करके इम्प्लांट हो जाती है यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। सो एग जो है वो ट्रेवल करेगा थ्रू एफटी। अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज हो जाता है इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और उसके बाद ये क्या इम्प्लांट हो जाता है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। और मान लो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो दो सिनेरियोज होते हैं, या तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा या फिर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और इम्प्लांट नहीं होता है यूट्रस में, लाइनिंग का ही ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। इसी को हम मेंसेस बोलते हैं, ठीक है। एवरेज अगर हम 28 डेज साइकिल को लगा के देखते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूट्राइन साइकिल के फेज से, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, शेडिंग हो जाती है हमारी यूट्राइन लाइनिंग की। एवरेज इसका 5 डेज है, पर हो सकता है ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। इसको हम बोलते हैं मेंसेस या पीरियड भी। उसके बाद ओवेरियन जो साइकिल है वो भी कॉन्करेंटली हो रहा है, तो उसका हमने फेज देखा था फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलिकुलर फेज स्टार्ट कर रहे हैं ग्रो करना, मैच्योर करना, ठीक है। फॉलिकल मान लो ऐसे छोटा सा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया और बड़ा हो जाएगा और मैच्योर और डोमिनेंट होने लग जाता है। और हर फॉलिकल में एक एग सेल होता है, बेसिकली ये एग की फैक्ट्री ही होती है, या लिटिल एग हाउस है, जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है थ्रू आउट दिस फेज। फिर यूट्राइन साइकिल का सेकेंड फेज आ गया प्रोलिफरेटिव। इसमें क्या होगा कि अराउंड डे 6 to 7 अकॉर्डिंग टू द साइकिल, यूट्राइन लाइनिंग फिर से ग्रो करने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि इसको ब्लड वेसल्स के साथ रिच होना पड़ता है, क्योंकि अभी हम क्या सिनेरियो लगा रहे हैं कि वो इम्प्लांटेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इसको चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट को नरिश करना है, इसको फर्टिलाइज्ड एग को, है ना। तो उसके लिए क्या करता है, वो अपने अंदर दोबारा से रीग्रो करने लग जाता है यूट्राइन लाइनिंग को। और अराउंड डे 14, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओव्यूलेशन होती है ओवेरियन साइकिल में, एलएच सर्ज की वजह से, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मोस्ट मेच्योर डोमिनेंट फॉलिकल्स जो सरफेस पे बल्ज होने लग जाता है ओवरी की, वो ब्रेक ओपन करता है और रप्चर कर जाता है, और कहाँ पे ट्रेवल करेगा,
फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है, मान लो ये ओवरी के सरफेस पे से रप्चर करके चला गया फेलोपियन ट्यूब में, अगर उससे तो स्पर्म मिल गया फिर तो वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, बट नहीं मिला तो क्या होगा, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें से एक तो फॉलिकल मैच्योर डोमिनेंट होकर निकल जाता है, बाकी के जो रिमेनिंग फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेटेड फॉर्म में होते हैं, और जो उसके अंदर के एग्स दे आर लॉस्ट फॉरएवर। तो जो डीजनरेटेड फॉर्म के फॉलिकल्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। आगे यही बताया गया कि ल्यूटियल फेज में जो आता था कि रप्चर्ड फॉलिकल अभी स्टिल ओवरी में, and इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी वही हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है ताकि जो यूट्राइन लाइनिंग है वो बिल्डअप रहे। ठीक है, प्रिपेयर हो पाए फॉर द पॉसिबल इम्प्लांटेशन, ये फर्दर इम्प्लांटेशन के लिए वो हॉर्मोन्स रिलीज करेगा कि प्रॉपरली हमारी बिल्डअप हो लाइनिंग। ठीक है, उसके बाद यूट्राइन साइकिल का आता है सिक्रीटरी लास्ट फेज। इसमें जितना भी टिश्यू यूट्राइन लाइनिंग है इज कॉन्टिन्यूइंग टू ग्रो, क्योंकि हमें फर्दर इम्प्लांटेशन चाहिए ब्लास्टोसिस्ट की। बट अगर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट ही नहीं हो रहा है यूट्रस में तो क्या होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो एंडोमेट्रियम भी शेड ऑफ करने लग जाते हैं, डीजनरेट करने लग जाते हैं, और दोबारा से वी आर बैक टू डे वन ऑफ साइकिल। जब ब्लीडिंग होगी पूरी तरह शेड ऑफ हो जाएगी वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, ये तो था हॉर्मोन्स, मतलब उसके रेगुलेशन को अब हम पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, जो अभी हमने देखा है वो था उस साइकिल के बारे में कि ओवेरियन साइकिल में क्या हो रहा है, यूट्राइन साइकिल में क्या हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है, ओव्यूलेशन, ये सब चीज़ें क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेगुलेशन, and at the end we are going to summarize all of the things we have studied in this video। ठीक है, हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स दैट रेगुलेट दिस साइकिल कौन से होंगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है जो कि जीएनआरएच पे एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के तौर, एफएसएच और एलएच रिलीज करेगा। ठीक है, एफएसएच जो हेल्प करता है स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स को टू ग्रो, और जो एलएच है उसका भी मेजर रोल इसी में ही है, बट मेजर रोल उसका ओव्यूलेशन में होता है। साथ साथ ये ओवरीज की हेल्प करता है टू रिलीज द हॉर्मोन्स। ठीक है, और ओवरी के हॉर्मोन्स दो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल। तो चार हॉर्मोन्स है हमारे मेन, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल, चार हॉर्मोन्स। तो इनकी रेगुलेशन को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू हम इनके लेवल्स भी देखेंगे हॉर्मोन्स के कि किस किस तरह से होता है। तो अब डे वन पे क्या हुआ था, शेडिंग हो गई थी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडायोल के लेवल्स होते हैं ना वो ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो जो लेवल्स हमें हाई चाहिए होते हैं मेंटेन करने के लिए लाइनिंग, बट अब वो लाइनिंग वैसी रही नहीं है, मेंटेन क्या ही रहेगी, तो वो भी लेवल ड्रॉप कर जाते हैं, जिसकी वजह से वेसल्स यूट्राइन लाइनिंग में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं और वहां तक सर्कुलेशन पहुंचेगी नहीं, तो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो ब्रेक डाउन हो जाता है यूट्राइन लाइनिंग का, जिसको हम मेंसेस या पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, फिर जो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है उसकी बात करेंगे, बट सबसे पहले देखो ये ग्राफ, तो क्या बोल रहा था वो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज्ड है लेवल में, तो ये लो लेवल से स्टार्ट करना है। एफएसएच और एलएच भी कम ही है, बट लेवल्स जो है इनके रिलेटिव रहेंगे थोड़े। तो जीएनआरएच एपी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी बैक करके एफएसएच एलएच रिलीज करता है, दो इन लो क्वांटिटीज। ठीक है, तो एफएसएच का काम ये है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करते हैं ना उसी तरह ये एस्ट्राडायोल रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखोगे आप यहाँ पर एस्ट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लग गई है। ठीक है, क्योंकि जब एफएसएच और एलएच भी बढ़ ही रहे हैं तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, जो मेच्योर फॉलिकल जो एस्ट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जो लो लेवल्स होते हैं ना एस्ट्राडायोल के वो इनहिबिट भी करते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी करते हैं हाइपोथैलेमस का, तो जो सिक्रीशन है जीएनआरएच की इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से अभी भी जो एफएसएच और एलएच का लेवल है वो लो ही रहता है। ठीक है, बट प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, एस्ट्राडायोल बढ़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे हमारे क्या बढ़ रहे थे, हमारे फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो रहे थे, उनकी ग्रोथ स्टिमुलेट हो रही थी, तो एस्ट्राडायोल बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम स्टिमुलेट हो रही थी। और बट डिक्रीज
FSH प्रिवेंट मोस्ट फॉलिकल्स, क्योंकि FSH का लेवल बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं हुआ है, कम ही अमाउंट में था, तो इसलिए जो भी मोस्टली फॉलिकल्स है वो तो डीजनरेट कर जाते हैं, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। तो मेच्योर फॉलिकल अगर होगा तो उसका एस्ट्राडायल बढ़ा हुआ होगा, वो इंक्रीज एस्ट्राडायल क्या करता है, एक बार रिजल्ट करता है इन मोर सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH, तो धीरे धीरे सिक्रेशन और बढ़ेगी। और डे 14 पे क्या होगा, LH का तो बिल्कुल एक सर्ज ही हो जाएगा। ये देखो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है धीरे धीरे, FSH LH भी बढ़ रहा है, और LH तो पूरा डे 14 पे क्या हो जाता है, सर्ज बहुत ही हाई क्वांटिटी में हो जाता है, जिसकी वजह से LH सर्च की वजह से ही जो हमारा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो बर्स्ट करेगा, एग रिलीज करता है। ठीक है, LH लेवल रेपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, जिसको LH सर्ज बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो रही है, यानी मेच्योर डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल एक एग रिलीज करेगा। ठीक है, लूटियल फेज में क्या होगा, जो भी हमारा LH है, इट स्टिमुलेट्स द बर्स्ट आउट फॉलिकल टू बिकम कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करेगा बर्स्ट आउट, जो फॉलिकल है वो क्या बन जाए, जो भी बाकी रिमेनिंग फॉलिकल्स है मतलब वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं, और बर्स्ट आउट वगैरह जो होता है वो अलग चला गया फर्टिलाइज होने के लिए। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम का मेजर काम होता है कि लाइनिंग को प्रिपेयर करना, क्योंकि हमें ये अभी भी यही लग रहा है बॉडी को कि उसमें इम्प्लांटेशन होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ये प्रिपेयर करे, तो वो कैसे करती है, उसके लिए प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्राडायोल दोनों चाहिए। तो सिक्रीटरी फेज में ही क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी बढ़ता है और एस्ट्राडायोल का लेवल भी बढ़ता है टू मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो ये इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनहिबिट करेगा, तो फिर से FSH और LH का लेवल कम हो जाता है। और मान लो इम्प्लांटेशन हुई ही नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम पूरा ब्रेक डाउन कर जाएगा, कोई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडायोल बनता ही नहीं है, ना ही एंडोमेट्रियल की लाइनिंग बनती है। तो फिर से वी आर बैक टू डे 1। तो देखो ग्राफ में एक बार देखते हैं फिर से, पहले हमने देखा FSH LH का लेवल भी कमी है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हमारा एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है। एस्ट्रोजन के लेवल की वजह से एक पॉजिटिव फीडबैक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसके थ्रू LH FSH बढ़ेगा। LH का सर्ज होगा 14 डे पे, जिसको हम बोल रहे हैं ओवुलेशन। बट धीरे धीरे क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ने लग जाता है सेकेंड फेज में। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन भी हाई लेवल में रहता है, बट धीरे धीरे FSH और LH कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के इंक्रीज लेवल से नेगेटिव फीडबैक होती है फिर से, तो FSH LH फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर एंड में तो बिल्कुल ही जब शेडिंग ही हो रही है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, तो हर कोई हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, चाहे एस्ट्राडायोल है, LH है, FSH है, चारों का ही लेवल डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो एक तो सिनेरियो कर लिया हमने, इम्प्लांटेशन हुई नहीं, बट अगर हो गई तो क्या होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, HCG रिलीज करते हैं, ये भी एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है टू स्टे एक्टिव। उसके बाद प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है, तो HCG एक टेस्ट भी होता है प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए, अगर HCG लेवल्स बढ़े तो मतलब प्रेग्नेंट है इंसान। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू द समरी कि क्या क्या हमने करा इसके अंदर। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली प्रोसेस है जो फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। टिपिकली इसका टाइम होता है 28 डेज, 21 मिनिमम, 35 मैक्स हो सकता है। 4 फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज जहाँ शेडिंग हो रही है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मेंसेस हो रहे हैं। फॉलिकुलर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, ग्रो करता है, एस्ट्रोजन अभी बिल्ड करा है यूट्राइन लाइनिंग को। फिर थर्ड में ओव्यूलेशन, LH सर्ज हुआ, जिसकी वजह से मैच्योर एग रिलीज हो गया। ठीक है, ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है, तो इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के। देन जो ल्यूटियल फेज है डे 15 to 28, उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है ताकि लाइनिंग मेंटेन रहे, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और वो लाइनिंग ब्रेक डाउन कर जाती है, और फिर से वही सेम साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल, और फिर से मेंस्ट्रुएशन। तो 2 तरह के साइकिल करे थे हमने, ओवेरियन साइकिल और कौन सा था, न्यूट्राइन। न्यूट्राइन में 3 फेजेस है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है,
प्रोलिफरेटिव मेंस्ट्रुएशन में शेडिंग हो गई एंडोमेट्रियल लाइनिंग की। प्रोलिफरेटिव मतलब फॉलिकल्स ग्रो करे इसके अंदर, ठीक है, और लाइनिंग दोबारा से ग्रो करने लग गई, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि प्रेगनेंसी होने वाली है। सिक्रीटरी में भी प्रेगनेंसी हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, बट धीरे धीरे पता लग रहा नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर से डीजनरेट हो जाता है। सेम इन फॉलिकुलर और ल्यूटिव। फॉलिकुलर में फॉलिकल रिलीज हो रहे हैं, मैच्योर फॉलिकल बन रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर से एक ल्यूटियल फेज आ रहा है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा है पहले लाइनिंग को, बट फिर उसको पता लग गया कि वो धोखा हो गया मेरे साथ, कि ये तो इम्प्लांटेशन हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, कि मेरे को तो दोबारा वैसे करना पड़ेगा, तो वो दोबारा से वैसे करता है, ठीक है। अब जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो हो रही है हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस के थ्रू। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है, जीएनआरएच से एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं। एफएसएच फॉलिकल की ग्रोथ और एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहा है एस्ट्रोजन भी बढ़ता रहता है, बट फिर नेगेटिव फीडबैक के थ्रू फिर से जब वो बढ़ मतलब पहले कम है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा तो एलएच सर्ज होगा, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एलएच और एफएसएच दोनों बढ़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओवुलेशन हुई। और ओवुलेशन के बाद फिर जो डीजनरेटेड जो भी पार्ट बचा वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब उसको भी है कि प्रेगनेंसी है तो मेंटेन करनी है मुझे लाइनिंग, वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा किसके थ्रू, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करके। पर अगर फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, उसको पता लगा उसका पोपट बन गया, फिर वो बोला नहीं नहीं मैंने तो फिर से वैसे ही डीजनरेट हो जाना है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फिर से कम हो जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन फिर से हो जाएगी, वही साइकिल सेम रिपीट हो जाता है। तो जीएनआरएच एफएसएच, फिर फॉलिकल्स बनते हैं जिससे एस्ट्रोजन बनता है, एस्ट्रोजन फिर से पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एलएच और एफएसएच बढ़ाएगा, ओवुलेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडायोल बढ़ाता है, बट बाद में पता लग रहा है उसका पोपट बन रहा है, फिर वो दोबारा करेगा उसको कम कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बुद्धू बन सकता। यही है हमारा कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हमने हार्मोनल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों ही कर लिया है।